अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 फरवरी 2022 बरोज़ पीर प्रोग्राम आप सुन रहे होंगे और आने वाले दिनों में मरीम सफदर की एवनफील्ड के हवाले से अपीलों की समाअत आने वाली है और कुछ आप तक सच बताना है, कुछ तारीख़ी तौर पर जो मैंने बातें की हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वो आपसे मैंने डिस्कस करना है। मैं बड़ी वजाहत के साथ कोशिश करूँगा आज आपको बता सकूँ। सेक्शन 9 नैब का समझना बड़ा ज़रूरी है। करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन है। सेक्शन 10 में सज़ा दी हुई है। मरीम नवाज़ का केस एवनफील्ड का है क्या वो समझना है आपने। जो जायदादें प्रोक्योर की हैं वो नवाज शरीफ की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है जो कि इनके पास रकम नहीं थी। और चले मैं पहले ज़रा आपको वही चला देता हूँ, ज़रा वही सुनिएगा। मरीम नवाज़ क्या कहती थी, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद ने। हसन कहता था बेनिफिशियल ओनर जो है मरीम नवाज़, वो चला देता हूँ ना आपके लिए। और हुसैन नवाज़ कहता था कि ये रेंट आता था उससे अदा करते थे। और नवाज शरीफ कहता था ये है वो ज़राए, और ज़राए बाद में कतरी ख़त था। सुनिएगा ज़रा। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, जी आपने सारा सुन लिया। आगे चलने से कबल मैं आपको ये सारा वीडियो सुनी ना, डॉक्टर इसरार अहमद मुनाफकत के बारे में क्या कहते हैं, यानी इन सब लोगों की मुनाफकत क्या है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत खूबसूरत कहा, जरा वो सुनिएगा। बुरा ना मानिए, आज रूए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है, इसलिए कि नुसूस कतिया है हदीस के कि 4 या 3 चीजें, एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। आयतुल मुनाफिक सलासुन, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे,
अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे। और चौथी अलामत, अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो जाए। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वह इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। यहां जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा खाइन है। इल्ला माशाअल्लाह, हुक्मुल अक्सर या हुक्मुल कुल, अक्सरियत के ऊपर फैसला होगा। बहरहाल दूसरे दर्जे में सजा का जो अंदेशा है वो मुसलमाना ने पाकिस्तान को है। बर्रे अज़ीम पाक व हिंद के मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया, लाखों जाने गई, हजार इस्मतें लुटी, करोड़ों इंसानों ने नकले मकानी की। तारीख इंसानी में इतनी बड़ी हिजरत का आपको सुराग नहीं मिल सकता। 400 बरस से तमाम मुजद्दिदीन उम्मत यहां पैदा हुई। खिलाफत के खिलाफ नीशा दवानी हुई तो तहरीक अजीम सिर्फ बर्रे अजीम पाक हिंद में चली, और इस शिद्दत के साथ चली कि हिंदुओं को शरीक होना पड़ा। बाकी पूरी दुनिया में किसी मुसलमान के कान पर जू तक नहीं रेंगी कि क्या हुआ है। कॉलोनियल रूल से आजादी हासिल की तो यहां इस्लाम को इन्वोक किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और उन सूबों के मुसलमानों ने ये नारे लगाए जिन्हें यकीन के साथ मालूम था कि हमें यहीं रह जाना। लेकिन फिर हमने जब गद्दारी की है अल्लाह से, आज तक हम अपनी उस गद्दारी पर कायम हैं। नतीजतन समझ लीजिए कि बकिया 100 करोड़ में सरे फेरिस्त मुजरिमों की हैसियत से मुसलमाना ने पाकिस्तान, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस्सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बख़िलू बिही व तवल्लव वहुम मुरिदून फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम। इन्होंने अल्लाह से एक वादा किया था, उस वादे की खिलाफ वर्जी की है तो हमने उनके दिलों में निफाक पैदा कर दिया। साफ कह दिया गया था इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुमने अगर इस मनसब अजीमा के मनाफी कोई शक्ल इख्तियार की तो तुम्हें हटाएंगे किसी और को ले। ये अल्लाह की सुन्नत साबिता है। वही उम्मत जिसके बारे में 2 मरतबा कुरान में आज भी अल्फाज मौजूद हैं, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और वही उम्मत है जो ठुकरा दी गई, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। क्यों? वही जुर्म हमने किया तो हम उसके सजावार हैं कि हमें भी वही सजा मिले। जी डॉक्टर, पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा है तो पाकिस्तानी कौम के ये लीडर है ना, तो उनके बारे में तो बात समझ गया ना। अब मैं बैकग्राउंड पे वो चलाने लगा हूँ एवनफील्ड की जजमेंट। एवनफील्ड की जजमेंट में सेक्शन 9A5 और 12 में 9A5 ये है कि बेनामीदार, डिपेंडेंट्स, उन सब के नाम जायदादें जो आप ख़रीदते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाते तो वो आपकी। 12 में अबेटमेंट, आपने एयानत की जुर्म की। वो कैसे? बेनिफिशियल ओनर आप आ गई, कॉर्पोरेट अनवेल हो नहीं सका, ऑफशोर कंपनियां पीछे लेयरिंग करके जो कंपनियां सारी की हैं, तो ओनस तो मरियम नवाज साहबा पे था। इन्होंने हसन को और हुसैन को भगा दिया बाहर कि अगर उनके कॉन्टैक्ट्स में है, वो इश्तिहारी है आज भी, और एवनफील्ड इश्तिहारी है उसे आपको बताया, स्कॉन्डर हाउस। अब एवनफील्ड के वो रेलेवेंट पैराग्राफ समझ लीजिएगा। 9A5 और 12 में मरियम को 7 साल की सजा हुई। और जो ट्रस्ट डीड कैलेबरी फाउंड के हवाले से बात है, वो जालसाजी इस कॉन्टेक्स्ट में वो साबित करे कि जाली है, वो बाद में बनाई हुई है। और कैलेबरी फाउंड बाद में आया था साबित करने के लिए कि ये दस्तखत हुए भी है, मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बार बार बताई थी वो समझना ज़रूरी है। मैंने कहा था कि इनको सज़ा
सिर्फ इसमें नहीं, शेड्यूल सीरियल नंबर 2 शेड्यूल में भी हुई है कि जब आप कॉपरेट नहीं करते हैं नैब के साथ, कॉपरेट नहीं कर रहे ना आप नैब के साथ। अच्छा, वो कैसे कॉपरेट नहीं करते? ये बैकग्राउंड पे 9A भी 9 भी मैंने चला दिया, 10 भी चला दिया और शेड्यूल भी मैंने चला दिया। अच्छा चलें, यहां मैंने मई 2021 में कुछ बातें की थी और जो उस वक्त से ये कह रहे थे नून लीग के कि उन्होंने चीज़ें कुछ मैनेज कर ली। उससे पहले मैं बताता चलूं कि शेड्यूल में भी इन्हें सज़ा हुई और तारीख़ी तौर पर याद रखना है कि जब ये केस चला था पनामा का 120 दिन कोई सबूत नहीं था इनके पास। फिर JIT बनी, JIT में कोई सबूत नहीं, जनाब हमारी व्हाट्सएप पे बन गया, वीडियो लीक होगी, ये ड्रामेबाजी इनकी चलती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर गया 5 दिन के लिए, वहाँ पूछा तो कतरी खाता आ गया लहराते हुए, यानी पैसे नहीं थे ना। देख अब जब बात को समझिएगा, जायदाद खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो खतरी खाता आ गया। इसके अलावा और सबूत क्या है? खुद कतरी खत ले गया है ना पनामा की केस की हेयरिंग के अंदर। अब नैब नहीं बता पा रही तो मैं क्या कर सकता हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने? मैंने तो आप लोगों के सामने सच बताना है ना, जो सावरा सा है। कतरी खाता आ गया। और मैं 9 शेड्यूल सीरियल नंबर 2 शेड्यूल का क्यों कह रहा हूं? नैब की हेयरिंग शुरू हुई और अकामा में मैंने बताया था 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन मिसडिक्लेरेशन थी इनकी। अकामा का इशू नहीं है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और अकामा उसी को मिलता है जो तनख्वाहदार मुलाजिम हो। तनख्वाह लें या न लें ये इशू नहीं है। और बाकी नैब की हद तक है, नैब की इंक्वायरी शुरू हुई, वहाँ कॉपरेट ही नहीं किया। नैब की इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट हुई, रेफरेंस फाइल हो गया, अदालत में मौका था, जाते एक्सप्लेन करते नहीं किया। अब देखें ना, कानून की धज्जियां खुद ये बखेरते रहे हैं, खुद फेस नहीं करते रहे। ओनस इनके ऊपर था, आज जितना मर्जी शोर डाल लें, जो नैब को केस प्लीड कर रहे हैं ना वहां पर, ये सारे चेन ऑफ इवेंट नैब रखे सामने। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का भी एक तरफ रख लें मामला, इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक तरफ रख लेना, चाहे 1 रुपए की करप्शन है, 2 रुपए की है, 10,000 की है, 20,000 की है। यहाँ ये तो नहीं लिखा करप्शन में कि 10 रुपए की हो इतनी सजा होगी, करोड़ की हो तो इतनी सजा होगी। नहीं, करप्शन चाहे 1 रुपए की हो, साबित हो जाए करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, पैसे ले लेते बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इशू क्या है। तो इसलिए कौम को ना गुमराह ना किया जाए। हमारे यहाँ सोशल मीडिया भी गुमराह करने की कोशिश करता है। ये वो हकाइक जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं, अगर इनको आप आसानी से समझ जाएं, क्या जवाब है इनके पास मां सिवाय मीडिया या बयानियां चलाने के? और क्या है इनके पास? मैं टीवी चैनल पे था, जैसे मैंने मई का कहा है, जरा सुनिएगा मैंने इस वक्त कहा था। ये आपने ये सारा मेरे उस वक्त के व्यूज़ सुन लिए। मैंने दोनों हवाले से कहा, कानूनी बात भी की और जो उस वक्त से बातें चल रही थी कि बरी हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो उस वक्त बातें चल रही थी, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इस तरह के इंप्रेशन क्यों दिए जा रहे हैं? यानी कानून सबके लिए बराबर है यहाँ पर। और मेरिट पे जब चल रहा है, साम सुनते हैं मेरिट पे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको वो PTT 2016 बार बार चलाता हूँ मियां मोहम्मद शरीफ का, 9,36,311 रुपये आमदन 88-89 में। अरबों रुपये की होनी चाहिए, करोड़ रुपये की होनी चाहिए थी इनकी पूरी जायदादें। आज तक मैं मौजूदा हुकूमत में हैरान हूँ, हुकूमत कम से कम इनकी इनकम टैक्स की रिटर्नों की डिटेलें क्या हैं कौम के सामने ले आए, वेल्थ स्टेटमेंट सामने ले आए। को 20 साल के इन्हें क्या आकर बता दें, क्योंकि डिक्लेयर नहीं की इन लोगों ने, यहाँ पर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो कम से कम आकर सामने रखे ना, ये भी सामने नहीं रखना। तो है कुछ नहीं इनके पास। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस आपका सेक्शन 9 है और नैब ऑर्डिनेंस 1999 में बना था। उसके बाद कितनी गवर्नमेंट आई हैं, 18वीं तरमीम, बाकी सारी चीज़ें आपस में मिल मिला के करते रहे हैं। बदलना तो बदल देते। वजह क्या है कि नैब का कानून UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 के तहत है। पूरी दुनिया में जा रहा है कि वाइट कॉलर क्राइम ख़त्म हो सके। ये सादा वो केस नहीं है कि पैसे लेते और देते पकड़ा गया तो 2 गवाही होनी चाहिए। ये
12 जराइम हैं जो सेक्शन 9 ने वाइट कॉलर क्राइम पूरी दुनिया से उठाए हैं। ओपन एंड शट केस है, मरियम नवाज की हद तक भी, नवाज शरीफ की हद तक भी। नवाज शरीफ इन्हीं केसेस की वजह से तो आ नहीं रहा। आए ना मेरिट पे आकर बहस करे, वो नहीं आ रहा, वो नवाज शरीफ आना नहीं चाहता और वो प्रॉपर टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि 2023 आ जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उस इंतज़ार में बैठा हुआ है। और जो जालसाजी रिपोर्टों में, मेडिकल रिपोर्टों में, मेडिकल ओपिनियन में, वो भी आप लोगों के सामने आ चुकी है। इश्तिहारी दोनों केसों में डिक्लेयर हो चुका है। जैसे ही वहाँ से आएगा लंदन से तो पाकिस्तान में इसका मुकद्दर जेल है। ये हकायक हैं, लेकिन दोहरा निज़ाम सामने है आपके। अगर एक आम आदमी होता उसके साथ ये रवैया होना था। बहरहाल आपने देखे नाउमीदी नहीं करनी, हिसाब होना है यहाँ पर। अल आदिलो अल वकीलो, ये रब की सिफात हैं। अगर अदल में डंडी मारोगे तो पूछा जाओगा तुमसे, वकालत में डंडी मारोगे तो हिसाब होना है। दोहरा एहतसाब है, याद रखिएगा। अल आदिलो दोहरा एहतसाब है। नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है लूट मार की, लूट के खा गए ये लोग। अरबों रुपए के मालिक हैं, हजारों अरब यानी सैकड़ों अरबों हजारों अरबों के मालिक हैं। पूरी दुनिया में जायदादें हैं। और ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं क्लियर करता आपको, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है मेरे तक, जो कि मैसेज आते हैं। जब मेरे तक मैसेज आते हैं ना तो फिर आप तक बताना बड़ा ज़रूरी है। और जो है ना शेख सईद एक नाम है जो आपके नाम मैं छोड़ रहा हूँ, जो कह रहे हैं ना फ्रंट मैन है नवाज शरीफ का, वो दुरुस्त नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल रहा और उसका वो कारोबार था। उसकी जगह असल जो बंदा है वो इफ्तिखार है, जो इंग्लैंड में था। उसने एक चैनल ये बताया था कि वो हुंडी के जरिए पैसे भेजने वालों की रकम पाकिस्तान भेजने की बजाय शरीफ फैमिली को। आप समझे बात को कि नहीं? और शरीफ फैमिली पाकिस्तान में मौजूद चोरी के पैसे उन लोगों के पाकिस्तानी अकाउंट में भेज देते थे, या फिर उन्होंने अपने बंदे रखे हुए थे हर शहर में, उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। इंग्लैंड हेड ऑफिस था, जबकि बाकी पूरे यूरोप में हुंडी का कारोबार करने वाले सब एजेंट थे। उनको रेट अच्छा देते थे और पैसे बचा लेते थे। जिस तरह बैंक रेट 1 सद है तो उनको 102 देते, ये ग्राहक को 50 सेंट ज़्यादा देकर और ये फ़ायदा उठाते थे। और इस बैंक का एड्रेस भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना जी। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप भी था, एक सेक्रेटरी थी श्रीलंकन और दूसरा शाह साहब थे कोई। ये चीज़ें क्या हैं आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा आपको। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।